नमस्कार, प्लस माइनस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, कोरोना काल के बाद अब फिर दोबारा से ज़िंदगी पटरी पर लौटने लगी है, लेकिन इस दौर की हम उन तस्वीरों को कैसे भूल सकते हैं जिसमें आदिवासी और ग्रामीण मजदूर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर या सिर पर गठरी रखकर अपनी माँ को, बहन को, बच्चों को गोद में बिठाकर या ठेले पर बिठाकर गांव में पहुंचा। बहुत सी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ा, लेकिन अब जैसे जैसे ज़िंदगी सामान्य हो रही है, लोग वापस तो लौट रहे हैं, लेकिन उतनी बड़ी संख्या में नहीं जितनी बड़ी संख्या में पलायन हुआ था। इसके कारण इंडस्ट्रीज़ को लेबर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। देश में करोड़ों की संख्या में आदिवासी जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं। इनके भले के लिए सरकार ने जनजातीय कार्य मंत्रालय बनाया हुआ है, जिसकी देखभाल कर रहे हैं 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे अर्जुन मुंडा। आज प्लस माइनस कार्यक्रम में उन्हीं से मिलेंगे, लेकिन पहले एक नज़र उनके अब तक के राजनीतिक सफ़र पर। बीजेपी के कद्दावर नेता अर्जुन मुंडा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सिर्फ 35 साल की उम्र में 2003 में पहली बार मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले अर्जुन मुंडा के नाम देश में सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है। उनकी अगर सियासी करियर की बात करें तो इसकी शुरुआत 1980 में हुई। उस वक्त अलग झारखंड आंदोलन का दौर था। अर्जुन मुंडा ने राजनीतिक पारी की शुरुआत झारखंड मुक्ति मोर्चा से की। आंदोलन में सक्रिय रहते हुए अर्जुन मुंडा ने जनजातीय समुदायों और समाज के पिछड़े तबके के उत्थान की तमाम कोशिश की। 1995 में वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार के रूप में खरसावां विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचे, लेकिन सन 2000 में झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और बतौर बीजेपी प्रत्याशी 2000 और 2005 के चुनावों में खरसावां से जीत हासिल की। वर्ष 2000 में अलग झारखंड राज्य का गठन होने के बाद अर्जुन मुंडा बाबूलाल मरांडी के कैबिनेट में समाज कल्याण मंत्री भी बनाए गए। एक मजबूत नेता के रूप में पहचान बना चुके अर्जुन मुंडा पर बीजेपी आलाकमान की नजर गई और 18 मार्च 2003 को अर्जुन मुंडा ने झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद 12 मार्च 2005 को उन्होंने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन निर्दलियों के समर्थन नहीं जुटा पाने के कारण उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। इसके बाद मुंडा झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी बखूबी निभाते रहे। आज वे बीजेपी के दमदार और भरोसेमंद नेताओं में से एक हैं। यही वजह है कि उनकी खूबियों को देखते हुए पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी भी दी है। प्लस माइनस के लिए अर्जुन मुंडा से खास बातचीत की साधना ग्रुप के सीएमडी राकेश गुप्ता ने। अर्जुन मुंडा जी, आपका प्लस माइनस कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आप भारतीय जनता पार्टी का आदिवासी चेहरा हैं और 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। जब हम आदिवासी की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक तस्वीर उभरती है ऐसे व्यक्ति की जो जल, जंगल और ज़मीन के साथ जुड़ा रहना चाहता है, जो अपनी परंपराओं से हटना नहीं चाहता, अपनी पहचान को बनाए रखना चाहता है। जब हम इस तरह की विचारधारा लेकर के चलते हैं तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हम उनको राष्ट्र की मुख्य धारा से नहीं जोड़ पाएंगे? आप देखिए, वैज्ञानिक दृष्टि से तो आपको ये लगेगा कि एक दृष्टि से आप ये कह सकते हैं कि वो मुख्य धारा से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन एक दृष्टि से आप देखेंगे वो मुख्य धारा से हटा नहीं है, क्योंकि सामाजिक प्राणी के नाते जो मूल कुछ बातें होती है उसमें एक है कि आपके हैप्पीनेस इंडेक्स को आप कैसे बरकरार रखते हैं। दुनिया तेज़ी से भाग रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। विज्ञान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। लेकिन जीवन के जो कुछ महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं वो इसमें विलीन भी हो जाते हैं, खो जाते हैं। जनजातीय समाज, आदिवासी समाज उसको खो करके कोई चीज़ प्राप्त नहीं करना चाहता है। बस इतनी ही अंतर है। नए नए चीज़ों का आविष्कार करते हैं, नए नए चीज़ों को देखते हैं, नए नए चीज़ों का बाजार करते हैं, तो उससे थोड़ा वो हट के रहना चाहता है। ये बात सही है। आपने ठीक कहा कि प्रकृति से जुड़े रहना चाहिए, और ख़ासतौर से कोरोना काल में तो हमने देखा कि कैसे हम प्रकृति के नज़दीक पहुँचे और
जो भी समस्याएं आई थी और जो प्रकृति के ज़्यादा नज़दीक थे उन्हें कम झेलना पड़ा। लेकिन अगर हम देखें कि जो रोजी रोटी की तलाश में या नौकरी के लिए जो आदिवासियों को शहरों में आना पड़ता है, यदि हम उन्हें वहीं पर रोजगार मुहैया करा सकें, यदि सरकारी योजनाओं का लाभ वहाँ तक पहुँच सके, यदि वन्य उत्पादों की उनको ठीक मूल्य मिल जाए, तो शायद हम इस पलायन को रोक सकेंगे और शहरों पर जो आबादी का बोझ बढ़ता जाता है उसको हम रोकने में कहीं कामयाब हो सकेंगे। देखिए, यही बात इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ज़्यादा इस पर जोर है और ये हम सब भी इस पर बहुत परिश्रम कर रहे हैं, ध्यान में रख करके कि पलायनवादी संस्कृति से हमें बचना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास जो संसाधन है उस संसाधन का उपयोग हम अधिक से अधिक कैसे कर सकते हैं। यदि आप आत्मनिर्भर के पूरे संकल्प को प्रधानमंत्री जी का देखिए कि आत्मनिर्भर भारत बनना चाहिए, तो आत्मनिर्भर भारत के पीछे का मंशा यही है, उद्देश्य यही है कि ग्राम्य जीवन उन चीज़ों को अच्छे ढंग से समझते हुए कैसे जोड़े ताकि अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो, जीवन यापन ही नहीं बल्कि एक खुशहाली का वातावरण बने और पर्यावरण के साथ मिलकर के हम रहें। वनोपज की तभी बात हो सकती है ना जब जंगल हो, तो जंगल की रक्षा आदिकाल से जिन लोगों ने किया है उसकी उपज का मालिकाना हक उन्हीं के पास में होना चाहिए। इस बात पर जोर है और हमारा जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया हुआ है कि हम इसके माध्यम से जो जनजातीय समुदाय सुदूरवर्ती क्षेत्र में आज 10.5 करोड़ आदिवासी समाज के लोग हैं और 10.5 करोड़ में से आप समझ लीजिए कि 40% लैंड एरिया कवर करते हैं और इतनी बड़ी संख्या 10.5 करोड़। हाँ। तो यदि जनजातीय समाज की बात करें तो उससे पिछले 70 वर्षों में जोड़ा नहीं जा सका। इतने मिनरल्स निकल गए, इतने मिनरल्स निकाले गए, पर वो समाज उससे अछूता रहा। उन्हें इस बात का लालच भी नहीं है, उस पर मोह भी नहीं है। आज यदि आज की बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को समझ करके एक बहुत बड़ा विज़न देखा है और हम एक एकलव्य मॉडल स्कूल के नाम से नवोदय की तरह हर ब्लॉक लेवल में एक, जिसका अभी आपने देखा कि माननीय वित्त मंत्री ने भाषण में अपना उद्गार व्यक्त करते हुए भाषण के माध्यम से इस बार का जो बजट है सर्वव्यापी है, बजट पर पूरे देश के लोगों ने उसका स्वागत किया। तो जनजातीय समाज के लिए शिक्षा पर जो जोर दिया गया है और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के नाम से जो जनजातीय क्षेत्रों में होने वाले आधारभूत संरचना के बारे में कहा गया है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये पहली बार हुआ है और इस तरह के कार्यों से मुझे लगता है कि 5 साल के बाद इसका रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यह 3 साल का प्रोजेक्ट है और सभी ब्लॉक लेवल में इंस्टीट्यूशन खड़े हो जाएंगे, बच्चे विद्यार्थी आ जाएंगे, छात्र छात्राएं आ जाएंगे। तो अभूतपूर्व क्रांति शिक्षा के क्षेत्र में जनजातीय समाज के बीच में होगा। मुंडा जी, आदिवासी लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या है कि उनका जो वन्य उत्पाद है उसका उनको पूरा मूल्य नहीं मिल पाता। आजकल जैसे किसान आंदोलन भी चल रहा है और एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात हम करते हैं, तो वन्य उत्पादनों के लिए भी आपने कुछ एमएसपी फिक्स किया है? देखिए, पहले कुछ चीज़ों के बारे में ट्राइफेड के माध्यम से हमारा मंत्रालय ऐसे एमएसपी तय किया था। कुछ 15 ऐसे वस्तुएं वनोपज थे जिसके मामले में, लेकिन अभी हमने 50 को चिन्हित किया और उस पर एमएसपी तय किया और राज्यों को राशि आवंटित कर दिया कि आप उसको परचेज़ करिए और ट्राइफेड उसका मार्केटिंग करेगा। तो ट्राइफेड एक सहकारिता संगठन है जिसमें हर राज्य के सहकारी संगठन, जनजातीय सहकारी संगठन के सदस्य उसमें हैं और उसके साथ मिलकर के ये काम बहुत अच्छे ढंग से किया जा रहा है। पर अभी और हमें बहुत सारा काम करना है। एमएसपी के माध्यम से राज्यों की विशेष भूमिका है कि जो हमारे जनजातीय भाई हैं, आदिवासी भाई हैं या आदिवासी बहनें हैं जो
जंगल के ऐसे चीज़ों को वनोपज जिसका डिमांड बहुत है उसको कलेक्ट करते हैं, जो गैदरर है उसको सही ढंग से सही मूल्य सही समय पर मिले। तो राज्यों की भी भूमिका बहुत ज़्यादा है, पर हम लगातार कोऑर्डिनेशन करते रहते हैं और कोऑर्डिनेटेड वे में कैसे हो ये सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। मुंडा जी, आदिवासियों की एक और बहुत बड़ी समस्या होती है लैंड एक्विजिशन को लेकर के। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए या मकान बनाने के लिए या माइनिंग के नाम पर उनकी लैंड को एक्वायर कर लेती है गवर्नमेंट, लेकिन उनको मुआवजा बहुत ही कम राशि का मिलता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं, लेकिन जब उनकी ज़मीन एक्वायर हो जाती है तो बेचारे वो सड़क पर आ जाते हैं। देखिए, मैं जब 2009 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था तो 2009 में मैं एक बार ऐसे ही पार्लियामेंट में अपने उद्गार व्यक्त किया, क्योंकि मैं चीफ मिनिस्टर भी रहा। चीफ मिनिस्टर के नाते बहुत सारा काम किया और मुझे उस बात का अनुभव है कि 3 बार मुख्यमंत्री रहे और 35 वर्ष की आयु में मुख्यमंत्री रियल प्रॉब्लम्स कहाँ हैं। तो मैंने कहा इस बात को, देखिए जो लैंड एक्विजिशन होती है, अभी तो एक व्यवस्था उसमें ग्राम सभा की है, पर उस ग्राम सभा में भी अभी फर्जियां बहुत हो रही है। बहुत सारे ऐसे कंपनी के लोग हैं जो मिडिल मैन के माध्यम से ग्राम सभा की फॉर्मेलिटी पूरा करवाते हैं और जो ग्राम सभा का वास्तविक सदस्य है वो उसमें नहीं रहते। चूँकि उस पर वेटिंग करने का कार्य ऐसे लोगों का रहता है जो उससे मिले रहते हैं, इसलिए वास्तविक ढंग से ग्राम सभा के माध्यम से उनकी बातों को सुनवाई करते हुए जो चीज़ें होनी चाहिए वो कई बार नहीं हो पाती है और ऐसी सूचनाएं हमें मिलती है। अभी हम इस पर जोर दे रहे हैं कि वास्तविक ग्राम सभा हो और ग्राम सभा को पूरी बातें समझ में आनी चाहिए, उसको कन्विंस करते हुए उनके कंसल्ट से, उनके सहमति से सारी चीज़ें बेहतर ढंग से हो ताकि वो उसमें पार्टिसिपेट कर सके, उसकी भागीदारी होनी चाहिए। कोर्डियल तरीके से चीज़ें हो, बलात् तरीके से चीज़ें ना हो। लैंड एक्विजिशन में जो दर का निर्धारण होता है वो वास्तविक दर निर्धारण होना चाहिए और ये ध्यान में रखा जाना चाहिए कि लैंड के बदले लैंड भी उसको कैसे मिले और साथ ही साथ ये भी होना चाहिए कि इतना मूल्य मिले जिससे उन्हें यह ना हो कि हमें ठगा गया। तो इसलिए ग्राम सभा अच्छी होनी चाहिए, मूल्य ठीक मिलना चाहिए और कोर्डियल तरीके से ये अपॉर्चुनिटी उनको भी मिलना चाहिए कि जहाँ से हम चीज़ें ले रहे हैं वहाँ के लोगों को भी उसका भागीदार बनाएं। मुंडा जी, आप झारखंड से आते हैं और झारखंड के साथ साथ बिहार और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सब एरियाज़ की एक बहुत बड़ी समस्या है जो पिछले 70-72 साल से देश झेल रहा है, नक्सलवाद की। उसके कारण से खासकर हमारे आदिवासी भाइयों को उनको बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। इसको कंट्रोल करने के लिए अभी तक क्या कुछ किया गया? देखिए, अभी तो पहले के तुलना में नक्सलवाद में काफ़ी कमी आई है और उस कमी के लिए निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि सरकार ने एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ भारत सरकार ने कार्य प्रारंभ किया है, लोगों का विश्वास बढ़ा है और विकासात्मक कार्यों में अब लोग बहुत तेज़ी के साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग अपनी बातों को अपने ढंग से कह करके कोशिश करते हैं। देखिए, लोकतंत्र का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अब लोकतंत्र में और बेहतर क्या हो सकता है, इसके बारे में लगातार हमारा मंच बना हुआ है, हमारी व्यवस्था बनी हुई है। हम पार्लियामेंट के माध्यम से ऐसे संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से अपनी बातों को रखते हुए उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। इसके पीछे ऐसे तत्व तो अधिक हैं जो एक तो ट्राइबल नहीं है, ट्राइबल को इस्तेमाल करने का काम करते हैं और वो इससे उनको मतलब नहीं कि ट्राइबल एरिया, ट्राइबल का क्या डेवलपमेंट हो, बल्कि एक अराजक माहौल पैदा करके निजी स्वार्थ को पूरा करने का प्रयत्न ज़्यादा होता है, ज़्यादा करते हैं। तो मैं ऐसे भाइयों से भी कहूँगा कि आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी आयु भर की भारत नहीं है, ये आदि और अनंत तक है।
यदि हम पुराने इतिहासों को देखें तो कई शासकों के दौर से भारत गुजरा है। आज लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ देश आगे बढ़ रहा है। हम इस मूल्य को सशक्त बना करके आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर अपॉर्चुनिटी कैसे दे सकते हैं, अवसर कैसे दे सकते हैं, इसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। मुंडा जी, अब कोरोना काल लगभग समाप्ति पर है, लेकिन हम उस तस्वीर को नहीं भूल सकते जिसमें आदिवासी शहरों से गांवों की ओर पलायन करके गए, जिसमें कोई अपनी बूढ़ी माँ को या किसी बच्चे को गोद में उठाकर लेकर जा रहा था, सिर पर गठरी सामान की लेकर के जा रहा था। उनके लिए इस दौर में आप लोगों ने क्या कुछ किया? देखिए वो तो ऐसा है कि देश को बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने अपने दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति के माध्यम से कैसे हम देशवासियों को बचाएं, एक उदाहरण दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। और उस लॉकडाउन के दौरान एक अफरा तफरी का माहौल ज़रूर बना, क्योंकि लोगों में दहशत हो गई कि हम अपना गांव जाएंगे, अपना गांव जाएंगे। वस्तुतः होना यह चाहिए था कि जो जहां है वहीं रहना चाहिए और उसकी अच्छी व्यवस्था होना चाहिए। आपको खुशी होगी कि हम इस यहाँ से 16,000 लोगों को व्यवस्थित ढंग से अपने अपने स्थानों में बने रहे, चिंता ना करें, परिवार तक संवाद कैसे पहुँचे, और लगातार उनके जो भी कुछ कठिनाई होती थी उसका हम ध्यान रखते थे। लेकिन बहुत लोगों की व्याकुलता थी कि नहीं, हम अपना गांव जाएंगे। तो इस वजह से लोग कहीं पैदल निकले, कहीं गाड़ी वगैरह तो चल नहीं रही थी, ट्रेन के पटरी के किनारे चल दिए। तो इससे बहुत कठिनाई हुई। पर मैं ये कहूँगा, इन कठिनाइयों के बाद भी लोगों के मन में इस बात का दुख नहीं है कि हमें कठिनाई हुई, बल्कि इस बात की खुशी है कि एक ऐसी इच्छा शक्ति का माननीय प्रधानमंत्री का एक संकल्प दिखाई दिया कि हमें अपने देश और देशवासियों को बचाना है। और आज आपके सामने इसका उदाहरण है कि दुनिया में कई विकसित राष्ट्र उलझ गए, भारत इससे निकल रहा है। और जैसे आपने कहा कि अब बहुत कम बच गया है, केसेस बहुत घट गए हैं, तो इसके पीछे का कारण जो यह है कि ठोस उपाय करने के लिए जो निर्णय लिए गए वो बहुत अच्छा था। मुंडा जी, आप केंद्र से जो भी योजनाएं बनाते हैं, अल्टीमेटली उसका इम्प्लीमेंटेशन राज्य सरकारों को करना होता है। आपको किस प्रकार का सहयोग मिलता है, खासकर जो नॉन बीजेपी रन स्टेट्स हैं, जहां से आप खुद आते हैं, झारखंड, वहां भी आपको इन योजनाओं को लागू कराने में कितनी समस्याओं को झेलना पड़ता है? देखिए, ये फेडरल स्ट्रक्चर है, गणतांत्रिक व्यवस्था है, और इस गणतांत्रिक व्यवस्था में राज्यों की बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि चाहे भारत सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों का उद्देश्य वही जन है, वहाँ तक पहुँचाना है। अब निर्बाध रूप से वहाँ पहुँचे, इसके लिए राज्यों को विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ता है, मिसमैच ना हो इसका ध्यान रखना पड़ता है। और हम अपने राज्य के लिए और बेहतर क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम करने वाले पदाधिकारियों की भी टीम चाहिए और पॉलिटिकल विल भी चाहिए। तो हम तो ये कोशिश करते हैं कि राज्य में सरकार जनता ने चुनी है, जिसकी भी सरकार हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। भारत और भारत के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चुना है, इसलिए पूरे भारत का संपूर्ण विकास हो, इस दृष्टि से हमारा जो दायित्व है जनजातीय क्षेत्रों का कार्य करने का, उस कार्य को सभी सरकारों के साथ मिलकर के हम कैसे कर सकते हैं, ये हम कोशिश करते हैं। अब वो सरकार किसकी है, इस बात के पीछे हम नहीं जाते, हम इस बात के पीछे जाते हैं कि उस राज्य में हमारा कार्यक्रम, भारत सरकार का हो या राज्य सरकार, वो जो जन है, जनता है, वो जो आदिवासी भाई है, आदिवासी बहनें हैं, आदिवासी समाज है, उस तक कैसे पहुंचेगा। तो इस नाते पर्याप्त मात्रा में हम कोशिश करते हैं कि राज्य उसका लाभ ले, और हम कहीं भी कोई धीमा होता है तो हम कहते हैं कि भाई आप इसमें और कैसे ज़्यादा कर सकते हैं,
और हमसे क्या आपको अपेक्षा है, क्या हम और आपके लिए कर सकते हैं, ये एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करते हैं। मुंडा जी, अक्सर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या विश्व हिंदू परिषद की ओर से एक आरोप लगाया जाता है कि आदिवासी क्षेत्रों में क्रिश्चियन मिशनरीज काम करती हैं सेवा के नाम पर, शिक्षा के नाम पर या स्वास्थ्य के नाम पर, और बाद में अल्टीमेटली उनके गले में क्रॉस लटका दिया जाता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इसमें इतना ही कहूँगा कि आदिवासी समाज को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कौन हमारे लिए क्या कर रहा है। प्रलोभन और प्रलोभन के माध्यम से इस तरह की चीज़ें ना हो। आदिवासी समाज को स्वयं में जागरूक होकर के काम करना चाहिए। अब सवाल ये है कि यह देश, यदि हम ये कहें कि कौन किस पर बिलीव करता है, ये स्वतंत्र है, लेकिन अपनी संस्कृति पर हर आदमी को गर्व होना चाहिए कि हमारी ये संस्कृति है, हमारी ये परंपरा है और हम अपने परंपरा के आधार पर आदि काल से अनंत काल तक रहेंगे। तो उस पर गर्व करते हुए आदिवासी समाज स्वाभिमानी समाज है, ये बात सही है, लेकिन कई जगहों में इस तरह की घटनाओं की सूचना मिलती है। पर मैं कहूँगा कि यह समय 21वीं सदी आ गया है। अब हमें अपने परंपरा और संस्कृति के प्रति जागरूक होकर के स्वयं, परिवार, समाज आगे बढ़े, यह सुनिश्चित करना चाहिए। मुंडा जी, आपके जीवन में कभी निराशा के क्षण भी आए होंगे, जैसे 2014 से लेकर 19 तक जब आपको साइडलाइन कर दिया गया, या दूसरा एक और इंसिडेंट जब आपने अपनी पत्नी के लिए, मीरा मुंडा जी के लिए टिकट मांगा 2019 में और पार्टी ने मना कर दिया, कैसा आपको लगा? पहली बात आपको ये बता दूं कि मुझे कभी निराशा नहीं हुई। 2014 में मैं चुनाव लड़ा और मैं हार गया। तो मैं हार गया तो पार्टी की क्या गलती है? जैसे पार्टी की कोई गलती नहीं है, या पार्टी ने कोई दरकिनार नहीं किया। तो चुनाव लड़े थे, जनता ने नहीं चुना। मैं अभी तक जितना चुनाव लड़ा, एक ही चुनाव हारा, 2014। तो 2014 में जनता ने नहीं चुना, तो मैंने कहा कि जनता ने नहीं चुना तो नहीं चुना। मैं हमेशा संवाद, कार्यक्रम, संगठन के बारे में, संगठन के लिए कार्य करता रहा। और ये जो आप कह रहे हैं कि किसी को दरकिनार कर दिया गया, ये बिल्कुल इस तरह की भावना लेकर के राजनीति न करना चाहिए और ना ही सोचना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये अब दिन ही दिन रहे तो थोड़ी चलता है, दिन रात दोनों होना चाहिए, तभी तो आपका पूरा प्रकृति का सही प्रतिबिंब होगा कि हाँ, दिन और रात दोनों हैं। तो ये सब चीज़ें चलती रहे। दूसरी बात, मैं आपको ये बता दूं कि मैंने कभी अपनी पत्नी के लिए टिकट नहीं मांगा, किसी से नहीं मांगा। कोई ये नहीं कह सकता है कि कभी भी अब कार्यकर्ता किसी का नाम ले ले। कसावा से नाम आपने शायद चलवाया था। कसावा जो विधानसभा क्षेत्र होगा। नहीं, खरसावां में, देखिए वो खरसावां में काम करती है। खरसावां में एज ए पॉलिटिकल वर्कर भी, एज ए सोशल वर्कर भी। तो वहाँ के लोगों ने यदि कहा, अब ये तय करना पार्टी का काम है। मैंने किसी से ये नहीं कहा कि आप इनको चुनाव लड़ाइए या यही चुनाव लड़ेगी, ऐसा नहीं है। उनकी अपनी पहचान है। मुंडा जी, आदिवासी क्षेत्र के हमारे ज़्यादातर लोग कम पढ़े लिखे हैं, या हम कह सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ रहे हैं उसकी जानकारी उन तक नहीं पहुंचती। तो वो सोशल मीडिया के लिए, डिजिटल मीडिया के लिए अवेयर हो सकें, 2G, 3G, 4G का लाभ उन तक पहुंच सके। देखिए, अभी इस पर बहुत काम हो रहा है। एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑप्टिकल फाइबर अब सभी जगहों में बिछाने के लिए एक समय सीमा निर्धारित कर दिया है, तो वो सब जगह पहुँच रहा है। अभी आपको खुशी होगी कि हमारा फेसबुक के साथ एक गोल प्रोग्राम चल रहा है हमारे मंत्रालय का, जिसमें हम सुदूरवर्ती क्षेत्र के लोगों को इस गोल प्रोग्राम के माध्यम से ई लर्निंग करा रहे हैं। और उसमें बहुत अच्छा मेंटोर और मेंटीज का प्रोग्राम है। इसमें इतना बढ़िया, आप उसको देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि सुदूरवर्ती गांव के विद्यार्थियों को, गांव के लोगों को किस तरीके से इसमें जोड़ करके हम लोग कार्य करा रहे हैं। और फेसबुक ने बहुत सारी
चीज़ें जैसे मोबाइल, स्मार्टफोन सारे लोगों को उपलब्ध कराया है। हमारा मिनिस्ट्री लगातार कंटेंट्स के ऊपर में काम करता है। तो आईटी सेक्टर में आईटी देखिए, अब चाहे जो भी हो, नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस नेटवर्क का है। तो वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से ही हमें आने वाले दिनों में चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो इस दृष्टि से जनजातीय समाज भी जुड़े हम पूरा काम कर रहे हैं। और हमारा अभी आप हमारे मंत्रालय का कामकाज देखेंगे तो लगभग 90-95% हमने ऑटोमेशन कर दिया है, सारा ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है। और उसमें हम कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद मुंडा जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलिए, हमें पूरी बहुत उम्मीद है धन्यवाद। आपके नेतृत्व में जो मंत्रालय आपने संभाला हुआ है, बहुत अच्छे उसके परिणाम आएंगे। आपका होना चाहिए। आपका बहुत जो भी हम कर रहे हैं, कुल मिलाकर के जनता के लिए जो भी काम हो रहा है वो देश के लिए हो रहा है। देश के लिए जो काम हो सकता है वो हमारा मंत्रालय खुले मन से कर रहा है, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। प्लस माइनस कार्यक्रम में अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।